हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं कृष्णमूर्ति साहब के विचारों पर बात करूंगा। वो है मेमोरी। उन्हीं की पुस्तक है द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। उसी पुस्तक से एक चैप्टर है ऑन मेमोरी। वो मेमोरी को बोलते हैं कि आखिर ये जो मेमोरी है, जो यादें हैं, ये क्या चीज़ है। कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई मेमोरी? You go to a school and are full of facts, टेक्निकल नॉलेज। आप स्कूल जाते हैं और कई प्रकार के तथ्यों से आपको भरा जाता है। कई प्रकार के आपके पास टेक्निकल नॉलेज होती है। इफ़ यू आर एन इंजीनियर, यू यूज द मेमोरी ऑफ टेक्निकल नॉलेज टू बिल्ड ए ब्रिज। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो उसका क्या करते हैं, उस ज्ञान का जो आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, कोई पुल बनाने में, कोई भवन बनाने में, कोई जहाज बनाने में, इसी सब में इस्तेमाल करते हैं। डैट इज फैक्चुअल मेमोरी। यह फैक्चुअल मेमोरी है जो फैक्ट से आ रही है। देयर इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल मेमोरी। दोस्तों, इसी दो मेमोरी के बारे में इसमें हम बात करेंगे। एक होती है जो फैक्चुअल मेमोरी, यानी कि जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो मेमोरी, और एक होती है जो साइकोलॉजिकल मेमोरी। अब जैसे फैक्ट है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये मोबाइल है, तो इसमें एक तरह से ज्ञान का प्रयोग किया गया है जो कि सच है। उसी तरीके से दूसरे जगह हम प्रयोग करेंगे तो दूसरा मोबाइल बना लेंगे। और दुनिया की कोई भी वस्तु जो कि विज्ञान की चीज़ है, पंखा है, लाइट है, उसमें जो ज्ञान लगा हुआ है, उस ज्ञान के बिना आप उस बल्ब को नहीं बना सकते, उस पंखे को नहीं बना सकते, किसी साइकिल को नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल को नहीं बना सकते, जहाज को नहीं बना सकते, कुछ भी क्यों ना हो। वो फैक्चुअल, फैक्ट से आ रहा है और यह जरूरी है। यह जो ज्ञान है वह जरूरी है जब आप दुनिया में है, दुनिया की चीज़ों को बना रहे हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल मेमोरी है, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक है, वो क्या है? You have said something to me, pleasant और unpleasant। आप किसी चीज़ को कहते हैं कि यह मेरे लिए सुखदायक है, आनंददायक है, या मेरे लिए कष्टकारक है। And I retain it, मैं इसे रखता हूँ। When I next meet you, I met you with that memory। I meet you with that memory। मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ, उसकी बातें मुझे सुंदर लगती है, पसंद आती है, मुझे उससे आनंद आता है। कोई भी बात हो, या कुछ उसने पहना है वो देख के, या उसके हाव भाव देख के, कुछ भी। और फिर जब मैं दोबारा उससे मिलता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वही जो आनंद है वो फिर से मुझे मिले। ये होती है साइकोलॉजिकल मेमोरी। यानी कि हमारे मन में एक बात बैठ गई, जो कल हुआ था वही मन में आज बैठ गई, उसी को यहाँ बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा और क्या क्या कहते हैं। द मेमोरी ऑफ व्हाट यू हैव सेड और हैव नॉट सेड। इस मेमोरी की बात कर रहे हैं जो साइकोलॉजिकल मेमोरी है। देयर आर टू फेसेज ऑफ मेमोरी, द साइकोलॉजिकल एंड द फैक्चुअल। अभी मैंने इसकी बात की थी कि दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है जो साइकोलॉजिकल है, एक होती है जो फैक्चुअल है। दे आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड, देयर फॉर नॉट क्लियर कट। वो हमेशा एक दूसरे से संबंधित रहती है, इसलिए समझ नहीं आता है कि कौन क्या है। वी नो डेट फैक्चुअल मेमोरी इज इसेंशियल एज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बट इज साइकोलॉजिकल मेमोरी इसेंशियल? वो पूछ रहे हैं कि जो फैक्चुअल मेमोरी है वो तो जीवन यापन के लिए जरूरी है, उसके बिना आप जीवन यापन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके घर का रास्ता कोई है, तो आप बार बार उसी रास्ते से जाएंगे और वो रास्ता आपको याद होना चाहिए। आपको फ़ोन चलाना आ रहा है तो वो याद होना चाहिए, नहीं तो जीवन चल ही नहीं सकता। बहुत सारे जीवन में जो काम है वो तो याद होना चाहिए।
वो मेमोरी में रहना चाहिए, तभी आप मैंने जीवन यापन कर सकते हैं, जरूरी है। लेकिन क्या साइकोलॉजिकल मेमोरी भी जरूरी है? उसी पे वो बात कह रहे हैं। व्हाट इज द फैक्टर विच रिटेन्स द साइकोलॉजिकल मेमोरी? साइकोलॉजिकल जो मेमोरी उसके रखने का फैक्ट क्या है, क्यों रखते हैं हम? व्हाट मेक्स वन साइकोलॉजिकली रिमेंबर इंसल्ट और प्रेज? वो क्या चीज़ है जो हमें साइकोलॉजिकली इंसल्ट करा देती है, प्रशंसा करा देती है, यानी कि अपमान और प्रशंसा? ऑब्वियसली वन रिटेन मेमोरीज विच आर प्लीजेंट एंड अवॉइड्स मेमोरीज विच आर अनप्लीजेंट। माने कि स्पष्ट रूप से कोई भी व्यक्ति है जो सुखदायक उसकी यादें हैं उसको रखना चाहता है, और जो दुखदायी यादें हैं उसको भुलाना चाहता है। ऐसा ही सबके जीवन में होता है। इफ़ यू ऑब्जर्व यू विल सी दैट पेनफुल मेमोरीज आर पुट असाइड मोर क्विकली देन द प्लेजरेबल वंस। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो पेनफुल मेमोरी होती है उसको हम जल्दी हटाना चाहते हैं, जो आनंददायक मेमोरी होती है उससे। माइंड इज मेमोरी एट व्हाट एवर लेवल, बाय व्हाट एवर नेम यू कॉल इट। माइंड इज द प्रोडक्ट ऑफ पास्ट, इट इज फाउंडेड ऑन द पास्ट विच इज मेमोरी ए कंडीशन स्टेट। दोस्तों, यहाँ बहुत बढ़िया बात कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं, और यही कुल कहने का आशय भी है, एक सत्य भी है कि जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, पूरा का पूरा मेमोरी ही है, भले इसे आप कोई भी नाम क्यों ना दें। क्योंकि यह जो मन है ये पूरा का पूरा पास्ट से आता है। माइंड इज द प्रोडक्ट ऑफ पास्ट। यह जो निर्भर करता है, जो इसका आधार है, वो पूरा का पूरा पास्ट ही है। आप मेमोरी में जो कुछ भी है, जो मन में जो कुछ भी है, उसका आप बताइए एक भी आधार जो संसार से न आ रहा हो। सारा का सारा जो आपके मन में है वो कहीं ना कहीं बाहर से ही आता है। विच इज मेमोरी ए कंडीशन स्टेट, और यही इसकी कंडीशनिंग हो जाती है। ये कंडीशन स्टेट है मेमोरियों का ही, पूरा का पूरा मेमोरियों का ही संग्रह है, यादों का। नाउ विथ दैट मेमोरी वी मीट लाइफ, वी मीट ए न्यू चैलेंज। अब हम उस मेमोरी के साथ जो हमारे दिमाग में है, हम जीवन से मिलते हैं। वी मीट लाइफ, वी मीट ए न्यू चैलेंज। हम उस मेमोरी के साथ अपने जीवन में आने वाली नई घटनाओं से मिलते हैं, जो चैलेंज आती है उससे मिलते हैं। अब आगे सुनिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। द चैलेंज इज ऑलवेज न्यू एंड आवर रिस्पॉन्स इज ऑलवेज ओल्ड, बिकॉज इट इज द आउटकम ऑफ द पास्ट। दोस्तों, इस जीवन में अगर देखें तो परिस्थिति बदलती जाती है, हर चीज़ बदल जाता है। आदमी, व्यक्ति, समय, जो कुछ भी है सब बदलता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो पुरानी यादें हैं, पुराने ज़माने में जिस समाधान से हम जो भी कोई समस्या का समाधान, उसी समाधान को हम आज भी लागू करना चाहते हैं। तो क्या यह संभव है कि हम पुराने जो मेमोरी है हमारे, उससे हम नए चैलेंज को देख पाएँ, उससे हम सुलझा पाएँ? नहीं संभव है। और इसीलिए इंसान का जीवन दुखी होता है। जो भी हमारी मान्यता होती है, जो भी हमारे विश्वास होते हैं, वो सब क्या है? वो सब यही सब है कि हमारे मन में कोई मेमोरी भरा हुआ है, पुरानी यादें भरी पड़ी है, उसके अनुसार हम आगे जीवन में उसको लागू करना चाहते हैं। जो हमारे सामने नए चैलेंज हैं उस पर हम उसे लागू करते हैं। सो एक्सपीरियंसिंग विदाउट मेमोरी इज वन स्टेट एंड एक्सप्रेसिंग विथ मेमोरी इज अनदर। इसलिए अगर हम बिना मेमोरी के साथ किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो एक अलग स्टेट होता है, और जब हम किसी मेमोरी के साथ उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो बिल्कुल अलग बात हो जाती है। दैट देयर इज ए चैलेंज विच इज
always new. I met with the response, with the conditioning of the old. So what happens? वही जो भी मैं पीछे समझा रहा था कि अगर हमारे सामने नई चैलेंज है और हम उसे यादों के साथ समझना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कैसा उसका रिस्पॉन्स आएगा, कैसा उसका हल मिलेगा. I observe the new, I do not understand it, and the experiencing of the new is conditioned by the past. मेरे सामने जब कुछ नया आता है मैं उसे नहीं समझ पाता, फिर क्या करता हूँ, उसे अपनी यादों में ढूंढता हूँ कि क्या मैंने इसे देखा है, क्या इस चीज़ को मैंने अनुभव किया है, ये क्या चीज़ है. उसी अनुसार उस पर मैं काम करता हूँ, उसके साथ व्यवहार करता हूँ. Therefore, there is a partial understanding of the new. तब क्या होता है, हम वो जो नया हमारे सामने आया था हम उसका आंशिक रूप से ज्ञान रख पाते हैं, हम आंशिक रूप से उसे जान पाते हैं, हल्का फुल्का है, आधा एक ही पक्ष उसका जान पाते हैं. There is never complete understanding. वहाँ पूरी समझ नहीं हो पाती. It is only when there is complete understanding of anything that it does not leave the scar of memory. अगर किसी भी चीज़ को पूर्णतः जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस मेमोरी को हटाना पड़ेगा, हमें विदाउट मेमोरी किसी चीज़ को देखना पड़ेगा, तभी हम उसे पूर्ण रूप से जान सकते हैं. अब जैसे कि मान लीजिए एक कुत्ता है, हमारे पास उसके लिए मेमोरी है, हम कहीं भी जाएंगे भारत के चाहे दूसरे देशों में कहीं भी जाएंगे और देखेंगे कुत्ता, फटाक से हमारे पास जो मेमोरी है आज तक जो हमने देखा है सीखा है उसके आधार पर कह देंगे कुत्ता है, और हम उसे पूर्ण रूप से नहीं देखेंगे, उड़ती हुई नज़र से देखेंगे और चले जाएंगे. लेकिन वहीं क्योंकि हमें उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता है, लेकिन वही क्या होता है जब हमारे सामने एक नया जीव आ जाए और हम फिर उसी आधार पे उसका आकलन करने लगे कि अरे देखने में तो ये कुत्ते जैसा है, इसकी शक्ल वैसी ही है और सारा कुछ, लेकिन कुत्ता ना हो, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, उसे वैसा ही मान के चलेंगे. लेकिन हो सकता है कि वो कुत्ता नहीं है. जब आप पूरी तरह से जानेंगे बिना मेमोरी के तब उसका बारीकी से आकलन करेंगे, वो कैसे खा रहा है, उसका काटने का प्रभाव, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, उसका व्यवहार क्या है, ये सब आप देखेंगे. जब आपके पास मेमोरी नहीं होगा तब आप बिल्कुल नया का नया उसे देखेंगे. लेकिन जब आपके पास पहले से मेमोरी है कि अरे देखने में तो कुत्ते जैसा है, कुत्ते में ये गुण होते हैं तो इसमें भी ये सब होंगे, तो आप कहाँ उसे पूर्णतः जाने, नहीं जान पाए. उसी को यहाँ कह रहे हैं. अब आगे पढ़ते हैं कि when there is a challenge which is ever new, you meet it with the response of the old. The old response conditions the new, therefore twist it, give it a bias. Therefore there is no complete understanding of the new, so that the new is absorbed into the old and accordingly strengthen the old. उसी बात को कह रहे हैं कि जब हम नए को देखते हैं, नए से मिलते हैं और हम पुराने पक्षपात से ग्रसित हैं तो हम उस नए को कभी देख ही नहीं पाएंगे. वो चाहे किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकती है. अगर मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति है, पुराने समय में या पीछे पास्ट में आपके साथ उसका कोई व्यवहार खराब है, उसने आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर दिया जिससे कि आप उससे दुखी हैं, तो जब भी आप उससे मिलते हैं तो आपके पास उसके बारे में एक धारणा होती है. जैसे काफ़ी लोगों के पास किसी जाति विशेष के प्रति धारणा होती है, धर्म विशेष के प्रति धारणा होती है, भले अब उसमें वो चीज़ें हो या ना हो, लेकिन जब हम उससे मिलते हैं उस व्यक्ति से तो पहले ही हमारी वो मेमोरी आ जाती है बीच में. हम उस नए को देख ही नहीं पाते, को नया है हम इस बात को नहीं देख पाते, वो मेमोरी पहले आती है, फिर हम नए को समझ भी नहीं पाते. This may seem abstract but is not difficult if you go into a little closely and carefully. लेकिन जब आप बिल्कुल एकदम करीब से केयरफुली जाके देखते हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है. The situation in the world at the present time demands a new approach, a new way of tackling the world problem.
विच इज एवर न्यू। दोस्तों, आज के समय में नई समस्याएं हैं हमारे सामने, मानवता के सामने। लेकिन आदमी क्या करता है, उन समस्याओं का इलाज कैसे ढूंढता है? पुराने तरीकों से, क्योंकि उसके पास मेमोरी है। पहले ज़माने में भाई किसी को झुकाना है तो युद्ध कर लो, मार दो, काम खत्म। अब उन तरीकों से जब आज हम वो सब चीज़ें करेंगे तो हम असभ्य कहलाएंगे, हम अशिक्षित कहलाएंगे, उससे अराजकता समाज में आ जाएगी। तो और यही कारण है कहीं ना कहीं कि आज भी हम उसी तरीकों से देखते हैं समस्याओं को। अगर कोई हमसे विरोधी है, कोई विरोधी विचार रखता है तो उसे मार दो, खत्म कर दो। या कोई समस्या को सुलझाना है मानवता के सामने जो है, तो युद्ध चालू हो जाता है। या मैं दुखी हूं तो सुख खोजता हूं। ये सब पुराने तरीके हैं जो पहले से ही चले आ रहे हैं। लेकिन और यही कारण है कहीं ना कहीं कि हमारे जीवन से समस्याएं हल नहीं हो पाती। आज भी समस्या उसी के प्रकार है, भले हम आधुनिक हो चुके हैं, भले हमारे पास ज्ञान विज्ञान है, लेकिन समस्या उसी की तरह है, उससे भी बड़ी बड़ी है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, गुस्सा, घृणा, सब कुछ आज हमारे भीतर व्याप्त है। क्योंकि हमें समस्या को नए तरीके से देखना था, नए नज़र से देखना था, लेकिन हम देख नहीं पाते। हम अपनी मेमोरी अनुसार ही देखते हैं। We are incapable of approaching it anew because we approach it with our conditioned mind, with national, local, family, religious prejudices। यानी कि हम कोई भी समस्या के पास नए तरीके से जा ही नहीं पाते, न नए तरीके से देख पाते हैं। हम वहाँ कैसे जाते हैं? अपने पक्षपातों के साथ। मेरी कुछ जाति है, कुछ धर्म है, मैं किसी रिलीजियस फील्ड से आता हूँ, मेरी कुछ पारिवारिक भावनाएं हैं, भाषागत कुछ लगाव है। और दोस्तों, ये जो साइकोलॉजिकल मेमोरी की बात यहाँ कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जब आप विचार करेंगे तो ये जाति, धर्म, समाज, परिवार, ये जो कुछ भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल ही हैं। नहीं तो जाति को ही देख लें तो उसका क्या अस्तित्व है, वो हमारे मन में अगर ना भरे जाए। जो धर्म है, जो समाज है, जो पारिवारिक भावनाएं हैं, वो सारे के सारे क्या है? साइकोलॉजिकल है, जो मन में मेमोरी के रूप में है, संचित है। क्योंकि हमने रात दिन उसे देखा, जो हो रहा है समाज में सुना, तो हमारे भीतर वो मेमोरी बैठ गए। अब उस अनुसार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे? अगर हम किसी जाति के हो जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी हम जाति के रूप में ही देखते हैं। हम किसी धर्म के हो जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति को हम किसी धर्म के रूप में ही देखते हैं। हम नहीं देख पाते कि भाई वो एक इंसान है, उसके भीतर कुछ भावनाएं हैं, उसके भीतर ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आपने समाचार पत्रों में ऐसे खबरें पढ़ी होंगी कि फलां जाति की व्यक्ति द्वारा फलां जाति की लड़की के साथ ऐसी घटना की गई, या उसका शोषण किया गया, या इस प्रकार बहुत सारी, फलां धर्म के व्यक्ति ने इतने लोगों को मार दिया, या पता नहीं क्या क्या। लेकिन हम कभी उस समस्या को उस प्रकार नहीं देख पाते कि वो आदमी है, उसके भीतर चीज़ें भरी गई है, उस प्रकार नहीं देख पाते। हम देखते हैं कि सीधा कि वो तो फलां धर्म का व्यक्ति है, वो तो ऐसा करेगा, वो तो फलां जाति का है, तो उसने वैसा किया। हम इस प्रकार देखते हैं। हम नहीं देखते उसकी मन की अवस्था, कि उसकी मन की अवस्था कैसी थी, ये बिल्कुल नहीं देखते। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपने मेमोरी को ही और बढ़ाते हैं और उसको मजबूत बनाते हैं। हम मेमोरी को और किसी में डालते हैं। उसी की यहाँ कृष्णमूर्ति साहब चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, पूरा पढ़ने में बहुत समय लगा, लेकिन मुख्य बात मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से। आगे कह रहे हैं कि आवर एजुकेशन इज द कल्टिवेशन ऑफ मेमोरी, द स्ट्रेंथिंग ऑफ मेमोरी, योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, योर रीडिंग एंड नॉलेज आर ऑल द स्ट्रेंथिंग ऑफ मेमोरी। यानी कि जो भी हमारे शिक्षा है वो हमें क्या सिखाता है? याद करो, रट्टा मारो, समझने की कहीं बात नहीं होती। तो क्या कर रहे हैं? हमारे मेमोरी को ही और मजबूत बना रहे हैं। जो हमारे घरों में रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, जो कुछ भी है,
वो सारे के सारे हमारे मेमोरी को और मजबूत बनाते हैं। इसी बात को यहाँ कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाई डू यू होल्ड टू मेमोरी। इससे क्या आशय है, आप मेमोरी को क्यों रखना चाहते हैं। आई डू नॉट नो इफ यू हैव नोटिस्ड दैट एज वन ग्रो ओल्डर one looks back to the past, so its joys, to its pains, to its pleasure. If one is young, one looks to the future. Why are we doing this? Why has memory become so important? यानी कि कह रहे हैं कि हम जब जवानी में होते हैं तब क्या करते हैं, हमें भविष्य की चिंता रहती है, भविष्य की कोई योजना होती है और हम जो हैं उससे हमेशा पलायन करना चाहते हैं, जो है उसको समझना नहीं चाहते। और जब हम बुढ़ापे में चले जाते हैं तो बचपन की यादों को लेकर संजोए रहते हैं, जवानी की यादों को लेकर संजोए रहते हैं कि मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा करता था। यही तो करते हैं हम दोस्तों। आगे वो कहते हैं कि जो मेमोरी है वो हमारी जो समझ है उसको, जो मेमोरी है वो किसी चीज को समझने में बाधा उत्पन्न करती है, जो है उसको समझने में बाधा उत्पन्न करती है। वो कैसे, अब मान लीजिए कि पहले से ही हमारा माइंड किसी चीज से भरा है, किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम कैसे उसको साफ साफ देख पाएंगे। कोई परिस्थिति के बारे में, कोई और भी बारे में, तो हम कैसे किसी चीज को साफ साफ देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। हम पहले ही किसी रंग का चश्मा पहने हैं तो क्या हमें सब सब दिखाई देगा। उसके लिए हमारी पास जो चश्मा होना चाहिए ना, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। लेकिन हम पहले ही किसी न किसी मेमोरी का चश्मा पहने होते हैं, चाहे जाति का, धर्म का, संप्रदाय का, किसी वाद का, किसी विचारधारा का। अभी आप समाज में देखेंगे कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी वाद को ही आज भी स्थापित करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यही वाद सही है, इसी प्रकार आदमी सोचता है। ऐसा तो उस व्यक्ति ने कह के गया था 100 साल पहले, 200 साल पहले। हद है, जबकि समाज बदल चुका है, जबकि आज हमारे सामने नई नई समस्याएं हैं, उससे वो समाधान नहीं हो सकता। लेकिन इसी बात पे कितने लोग मरते हैं, कितने लोग लड़ते हैं। यह साफ साफ दिखाई देता है कि उनके भीतर समझ की अभाव है। दोस्तों, हम हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं। हम जो अभी स्थिति में हैं, जो हमारी स्थिति है, उसको हम कभी समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि भविष्य में सुख है, ऐसे ऐसे कर देने से ऐसे हो जाएगा। ये हमारे भीतर मेमोरी डाली गई है और इस कारण हम कभी अपने जीवन को नहीं समझ पाते और हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है वो मैं और मेरा तक ही सीमित रह जाता है। क्योंकि जो मैं और मेरा है ये मेमोरी से ही बना हुआ है। इसको हम जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही हमें आनंद मिलेगा, लगेगा अरे भाई मुझे तो बहुत बड़ा आनंद मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये मैं मेरा ही सबसे बड़ा कारण है दुख का, कि हम मैं मेरा करते रहते हैं और ये मैं मेरा ही है जो और मेमोरी जुटाना चाहता है और जुटाना चाहता है, और इसके कारण हम दुनिया को साफ साफ देख नहीं पाते। इस कारण जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो कुल मिला के यहाँ कृष्णमूर्ति साहब का कहना यही है कि दो प्रकार की मेमोरी होती है हमारे पास। एक होती है फैक्चुअल, एक होती है साइकोलॉजिकल। अगर हम फैक्चुअल मेमोरी को देखें, जो फैक्ट से आ रही, जो तथ्य है, जो सत्य है, तो उसे जरूरी भी है। अगर संसार में है तो सांसारिक ज्ञान जरूरी है। कोई चीज़ कैसे बन रहा है, किसी चीज़ का क्या परिणाम होता है, ये सब तो जरूरी है। कहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे, मोबाइल चलाना है तो कैसे चलाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो साइकोलॉजिकल मेमोरी है उसका कोई काम नहीं है जीवन में। वही साइकोलॉजिकल में आ जाएगी आपकी जाति, धर्म, संप्रदाय और भी जो समाज से आप लेते हैं, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है आगे। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ गई, आपके पास समझ आएगी, तो आप परिस्थिति अनुसार खुद निर्णय ले सकते हैं।
किसी मेमोरी को याद करने की जरूरत नहीं है कि फला जमाने में या पुरान काल में ऐसा होता था कि जब उनके सामने ऐसी समस्या आई, कथा में जैसे कहा जाता है, तो उन्होंने ये चीज़ किया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब आपके भीतर समझ आती, आपके पास तुरंत हल होता है कि जब ये चीज़ है तो ऐसे इसका समाधान कर दो। और दोस्तों, जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें सारा का सारा रटंत विद्या सिखाया जाता है, समझने की बात ही नहीं होती। अगर समझने की बात होती तो हमें जरूरत ही नहीं थी रटने की। कोई बात समझ आ गई, वही बात खत्म। यादों का बोझ लेके क्यों चलना, हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि समझने पर ध्यान नहीं दिया जाता, या हम भी जीवन में कुछ समझना नहीं चाहते, इसलिए हमें लगता है कि भाई ज्ञान बहुत जरूरी है, बाहर से सूचनाएं बहुत जरूरी है, उसे याद करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना आप बाहर से मेमोरी लेंगे ना, वो आपके मैं मेरा को और मजबूत बनाएगा, क्योंकि आपके पास वही है अपने पहचान के रूप में। और जितना ही मैं मेरा मजबूत हो, उतना ही आप दुखी रहेंगे। तो ये बातें तब समझ आती है जब हम सेल्फ नॉलेज की ओर बढ़ते हैं, जब हम स्वयं को जानते हैं कि भाई मैं कौन हूँ। उसमें आदमी की मेमोरी ही बाधा बन जाती है, जो साइकोलॉजिकल मेमोरी है। हम अपने आप को जो साइकोलॉजिकली जो मन में भरा हुआ है, जो समाज से हमने देखा है, उसी को अपना अस्तित्व मान लेते हैं। और सेल्फ नॉलेज में ही होता है कि उसको साफ साफ देख लेना होता है कि वो संसार का है, वो सिर्फ मेमोरी है, सिर्फ यादें हैं और कुछ नहीं। जब आप अपने भीतर के मेमोरी को देख लेते हैं साफ साफ, जो कि साइकोलॉजिकली आपके भीतर आई है, जो साइकोलॉजिकली रूप में मौजूद है, तब आपको सेल्फ नॉलेज होता है। तब आप अपने आप को समझते हैं कि असल में मैं क्या हूँ। और फिर आपके जीवन में कोई बाधा नहीं होती, सरलता आ जाती है। कोई भी परिस्थिति आती आपके सामने, उस अनुसार आप निर्णय लेते हैं, उस अनुसार आप किसी को जवाब देते हैं। और इसी बात को इस पूरे के पूरे चैप्टर में कृष्णमूर्ति साहब कहना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिर भी काफ़ी चीज़ें आपको इसमें समझने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, ताकि जो अच्छी बातें हैं ज़्यादा लोगों तक जाए, ज़्यादा लोग इस वीडियो को सुन सकें। अगर आपके भीतर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों।